मणिपुर अभी भी जल रहा है, वहां पर अभी भी हिंसा जारी है, लेकिन इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर आज बात हम करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ ही साथ ईरान को लेकर भी बात होगी, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत क्या महज एक हादसा था या इसके पीछे मोसाद हो सकता है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों का आगे क्या होगा, क्या इसी प्रकार से टेंशन चलेगी। चीन और भारत के बीच 21 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, लेकिन डेपसांग डिंग चौक पर अभी भी विवाद बना हुआ है। भारत अमेरिका के ऊपर कितना भरोसा कर सकता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए आज हम बेहद खास मेहमान मेजर जनरल एसके शर्मा सर के पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। शुक्रिया समय देने के लिए। सर के बारे में आपको बता दूं तो 36 ईयर सर ने इंडियन आर्मी में दिए हैं और एविएशन से सर को नवाजा गया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर कारगिल तक सर ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर शुक्रिया आपने समय दिया। धन्यवाद। सबसे अहम सवाल सर, बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे जिन पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन सबसे अहम है नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज अपनी बात की शुरुआत करूँगा। किस प्रकार से आप नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं? वहाँ पर आपने एक लंबा टर्म व्यतीत किया है, बिल्कुल काफ़ी समय दिया है, लेकिन मणिपुर को आज आप कैसे देखते हैं और कौन सी वो ताकतें हैं जो मणिपुर के पीछे हैं? एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में मैं काफ़ी सालों से, मेरी पहली पोस्टिंग एक सिलचर में थी। ओके सर। सिलचर बिल्कुल त्रिपुरा के दी अदर साइड है जी, वहाँ पर थी। फिर दूसरी जब मैं कंपनी कमांड करने गया तो वो आपने मणिपुर की बात की तो मणिपुर में ही थी। ओके सर। उस ज़माने ऐसा था कि इतना अभी भी शोर शराबा बहुत है, बहुत वायलेंस चलता है। उस टाइम भी काफ़ी वायलेंस है, अगेंस्ट आर्मी था उस टाइम। ओके। अभी तो सिविल में आपस में है दोनों कम्युनिटीज़ में जी। वहाँ तब अगेंस्ट आर्मी था। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं जा ही रहा था वहाँ टेक ओवर करने एज ए मेजर, तो ट्रेन जाती है दीमापुर तक। दीमापुर तो नागालैंड के नॉर्थ में है। सर, ठीक है। फिर वहाँ से हम बाई गाड़ी जाते हैं, तो मेरी कंपनी की गाड़ी आई हुई थी। ओके सर। जब मैं गाड़ी में बैठा तो गाड़ी का मैंने देखा शीशा टूटा हुआ है बाईं तरफ का। जी। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, कलिता नाम था उसका, मैंने कहा कलिता भाई ये शीशा टूटा हुआ है जी, तो आप तो रिपेयर एजेंसी के आदमी हो तो ठीक करवा लेना था। बिल्कुल सर। कहता साहब जी मैं तो गाड़ी ठीक थी कल रात तक, जब मैं रात को इधर लाया हूँ टेररिस्ट का रास्ते में अटैक हो गया हमारे ऊपर और मेरे इधर भी एक वो पड़ा और हम जैसे कैसे निकले उधर से वो शीशा अभी रात को टूटा है। ओके। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन ये 1986 की बात है जी। 86 में ये सिचुएशन थी। और फिर मैं चला गया मणिपुर। मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल, उसके साथ कैंटोनमेंट है लिमाकोंग। ओके सर। तो उस कैंटोनमेंट में 2 साल रहा। वो तब तो अगेंस्ट आर्मी था सारा जी। बट समहाउ सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती गई और आर्मी के साथ रिलेशन ख़राब होना बंद हो गए। बिल्कुल सर। पर वहाँ जो 2 कम्युनिटीज़ हैं जी, एक मैथिस की कम्युनिटी है, एक कुकी कम्युनिटी है। बिल्कुल सर। कुकी पहाड़ों में रहते हैं सारे। शुरू में जैसे बताया जाता है कि वो शायद बसाए गए थे जी। किसी गवर्नमेंट ने। और मैती जहाँ वहाँ के जो कृष्णा भक्त हैं मैती सारे, जी जी, अभी समहाउ वो सारे सिटीज़ में हैं। जैसे इम्फाल सिटी हो गया, अखूल में भी हैं कुछ, जितने वहाँ छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, अभी कन्फ्यूजन उन्हीं में चल रहा है जी। तो भाई एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि विद इन द पब्लिक जी, चाहे कुकी पहाड़ों पे है, तो कहते हैं वो शायद बाहर से आए थे, वो शायद बर्मा वगैरह से, तब बर्मा था कंट्री, म्यांमार से आए थे, उनको बसाया गया था उधर, एक फॉरेनर्स को बसाया गया था। ओके। लेकिन अभी तो वो हमारे नेशनल्स हैं। जी जी जी, अभी हमारे नेशनल्स हैं। इसलिए दोनों कम्युनिटी कुकी और मैती दोनों को गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टर्न एक्शन लेके, अभी लिए हैं काफ़ी स्टर्न एक्शन, पर एक ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच चाहिए वहाँ पर। ओके, थोड़ा सा और लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे बीजिंग यानी कि चाइना का हाथ हो सकता है, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को बॉयल करने की कोशिश हो रही है? चाइना का हाथ, क्योंकि जैसे उसने अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है। जी जी, आपने सुना? बिल्कुल। जब भी हमारे प्रधानमंत्री उधर जाते हैं या कोई भी जाता है तो वो बड़ा शोर करता है। वो कहता है कि जिसकी भी नाक थोड़ा चपटा है, जिसके हम डोगरी में बोलते हैं फिन्ने नाक वाला, जी जी, तो वो चाइनीज़ है। ऐसा तो है नहीं, अरुणाचल शुरू से हमारा पार्ट रहा है। तो वैसे ही उसका यही रहता है कि
ये एरिया भी थोड़ा बॉयल किया जाए। ओके। जब से ये इधर गंगटोक में हुआ है, जो कन्फ्यूजन हुआ था गंगटोक नहीं, भूटान और चाइना का वहाँ कन्फ्यूजन हुआ था, तब से उसको लगा इंडिया एक बहुत बड़ी उभरती पावर है जी। तो जहाँ जहाँ भी इंडियंस हैं वहाँ वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात कर, चाहे यहाँ पर हैं, चाहे वो ईरान के साथ हमने 4 बार में वो उधर किया, गदावर जो ऑलरेडी पोर्ट है उसमें पूरा पाकिस्तान में उसने सार जितने भी इंडिया के आसपास हैं वहाँ वो अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, इवन श्रीलंका में बना रहा है। ओके। तो ये भी उसी का एक पार्ट है जी कि इंडिया में आप कन्फ्यूजन क्रिएट रखो जी, ताकि सुप्रीमेसी चाइना की बनी रहे। पर पिछले काफ़ी सालों से देखा चाइना की सुप्रीमेसी भी इंडिया ने तो उसको लेवल फील्ड ग्राउंड पे ले आया। बिल्कुल सर। जबकि मुझे याद है शुरू में 17-18 की बात है, जब यहाँ क्या नाम भूटान और उसका जो डोकलाम में, हाँ डोकलाम में, जब डोकलाम में हुआ था तो मैं उनके एम्बेसडर की बात सुनता था। ओके। कहता था कि इंडिया 62 भूल गया है, हम इंडिया को कुचल देंगे। ये नहीं पता कि इंडिया बहुत आगे आ चुका है। 62 में कुछ और था, और जब वहाँ पर डोकलाम, हालांकि डोकलाम में हमारा स्टेट इतना से नहीं है जी जी, वो भूटान का एरिया है। बिल्कुल सर। और चाइना उधर अपने रोड बनाना चाहता है जी। इंडिया भूटान के साथ खड़ा है। मोदी गवर्नमेंट ने बोला हम आपके साथ खड़े हैं, रोड नहीं बन सकती जी, और पूरी इंडियन फोर्सेस वहाँ खड़ी कर दी। तब से चाइना को डर लगने लगा कि ये इंडिया तो एक बहुत बड़ी पावर बन गया है। बिल्कुल सर। तब से ये कुछ ना कुछ ये क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि साहब ने श्रीलंका में भी अपनी सर्विस दी है, और वो भी उस वक्त जब एलटीटी अपने चरम पर था। बिल्कुल। क्या वो दौर था? प्रभाकरण, मेजर प्रभाकरण की बात की जाती है। माना जाता है कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन अगर कोई था तो वो एलटीटी था। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखते हैं सर? उसी दौर में जब कंपनी कमांड 2 साल तो मैंने मणिपुर में की जी। उसी टाइम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1988 की बात है जी, भारत ने वहाँ पर भेजी श्रीलंका में जी, क्योंकि एलटीटी जैसे अपने प्रभाकरण का नाम लिया, वो उनका लीडर था। ओके। और वहाँ उसका यही था कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए जी, तमिललैंड विद इन श्रीलंका चाहिए। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, इन्होंने भेज दी अपनी फोर्सेस। ओके। नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है। पर सारे एलटीटी बोलते हैं, तमिल टाइगर जो हैं जी, तमिल लिबरेशन टाइगर है एलटीटी, प्रभाकरण हेड था। ये इंडियन आर्मी के अगेंस्ट हो गए। ओके। कि आप यहाँ से निकलो जी, और उन्होंने इंडियन आर्मी की कैजुअल्टीज शुरू कर दी। बिल्कुल सर। वो टाइम था जबकि हमारा पूरा डिवीजन ईस्ट से उठ के, मैं भी एक ब्रिगेड में कंपनी जब कमांड कर रहा था, हम सारे श्रीलंका में चले गए। ओके। तो वहाँ पर हमारे 4 डिवीजन तब चले गए थे, और काफ़ी टफ था। पर हमारी ट्रेनिंग ऐसे रहती है, कोई भी टफ सिचुएशन हो वी आर एबल टू हैंडल इट। बिल्कुल। ये तो फौज की ट्रेनिंग है। एंड मैं 1 साल पर वहाँ पर रहा, उनके बीच में रहा जी, फायरिंग के बीच में रहा। एग्जाम्पल भी एक बताता हूँ कि जैसे छुट्टी आना, वहाँ से छुट्टी तो आर्मी वालों को मिलती रहती है। बिल्कुल। मैं एक जगह है किलिनोची। ओके। ये जाफना जो उनका मेन बेस है, जाफना से कोई 100 किलोमीटर के दूर पर है उनका किलिनोची। छुट्टी मैंने आना था, तो वहाँ 5-7 लोग जब छुट्टी जाते हैं उनके साथ पूरे ग्रुप बन के 20-25 लोगों का जाता है, ताकि एस्कॉर्ट्स के साथ जी जी, प्लस किसी की मीटिंग है जाफना में, जाफना हेडक्वार्टर था। हम जब जा ही रहे थे, आधे रास्ते पे पहुंचे तो फायरिंग आ गई। ओके। हम 20 लोग ही हैं, हमारे 2 ऑफिसर इन्फेंट्री के हैं, मैं सर्विस लॉजिस्टिक सर्विस का हूँ जी, और हमारे पर फायरिंग आ गई। हमने फटाक से गाड़ियाँ रोकी जी। इन्फेंट्री ऑफिसर ने हमारे साथ 10 आदमियों को लिया, और राइफल लेके साथ में कोई 20 गज पे एक ही झोंपड़ी थी उधर जी। उन्होंने कहा कि फायरिंग उधर से आई है, काबू करते हैं। अब ये अंदाज़ा लगाओ, वहाँ से फायरिंग कहाँ से आ रही है हमें पता नहीं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ भागे कि देखते हैं उनको काबू करते हैं जी। लोकेशन पे मैं रह गया, मेरे साथ और 10 आदमी जी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, वो पत्थर तोड़ रहा था। ओके। उसने कुछ नंगा था नीचे, और लुंगी वगैरह पहनी थी। बिल्कुल। तो हम उसके ऊपर चढ़ गए कि किसने मारी है गोली। गोली तो आई है हमारे ऊपर, बिल्कुल, हमारी गाड़ियों को गोली लगी है। तो वो तमिल बोलता है, हम तो समझ ना आए किसी को क्या बोल रहा है। पर जब हमने उसके कनपटी पे अपनी स्टैंड रखी मैंने, तो उसने इशारा किया कि उधर है कोई। वहाँ एक छोटा सा कलवट था, ओके, जिसके नीचे पानी, स्लश पानी था, घास उगा हुआ, कुछ नज़र नहीं आता था। उसने जो इशारा किया तो हमारे लिए काफ़ी था। बिल्कुल। हमने एक साइड में LMG लगाई और LMG से मारना शुरू किया, पर कुछ हमें समझ ना आया क्योंकि वो कुछ नज़र नहीं आता था। जी जी। फाइनली
मैंने अपने साथ एक हमारा सरदार हमारे साथ था ट्रुप, ओके तो उसके पास ग्रेनेड थे। हम कलवट के ऊपर चढ़े और अंदाज़ा लगाओ, हमें नहीं पता उसके नीचे कोई है या नहीं नहीं है, ब्लाइंड। बिल्कुल। वहीं से उसकी पिन खोली ग्रेनेड की और नीचे ग्रेनेड मार दिया जी। कलवट के नीचे। और तब जब जख्मी हुआ तो उसकी आवाज़ निकली। ओके तब हमें पता चला कि टेररिस्ट जिसने हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी वो तो कलवट के नीचे था। जी जी उसको फिर हमने निकाला, फिर वापस चले गए, फिर हमारी छुट्टी भी थोड़ी जब तक वो इंक्वायरी जी, वगैरह जी, जी। चली। तो कहने का मतलब हमारा ये सिचुएशन जो है हर जगह टफ रहती है, पर इंडियन आर्मी ट्रेंड ऐसे है, जी एबल टू हैंडल एवरी सिचुएशन, जी जी और चाहे कंट्री में हो चाहे अब्रॉड हो। बिल्कुल। इसलिए जब भी ट्रेनिंग ग्राउंड में हम जाते हैं तो लिखा पाते हैं कि ट्रेनिंग में इतना पसीना बहाओ कि खून आपका जंग के मैदान में ना नाम बहे। भी बिल्कुल। ठीक है सर। और हमारी कई फोर्सेस का इधर बलिदान है, हमारी स्पेशल फोर्सेस का बिल्कुल जो सर। मोटो इज बलिदान। बलिदान सर। ये तो जी अब मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी ज़िंदगी बदल गई है एक वर्दी में और एक वर्दी के बाद, क्या डिफरेंस पाते हैं? फ़र्क तो बहुत है। जैसे आप रिटायर होते हैं 36 साल की सर्विस करके ट्रुप्स के साथ, डिसिप्लिन फोर्सेस के साथ आप रहते हैं। जी जब आप बाहर आते हैं तो बाहर माहौल टोटली डिफरेंट है। ओके सर। आप एनर्जेटिक होते हो तब भी, बिल्कुल आप में सर। बहुत एनर्जीज हैं, आप ऐसे नहीं बेकार बैठना नहीं चाहते। जी जी तो तब समाज के कार्य शुरू होते हैं। जी अब जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने अपने आप को डोगरी संस्था के साथ जोड़ा है। जी एक फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, ओके उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ काफ़ी सालों से। यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइट कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है इसका। जी। उसका मैं देख रेख शुरू में करता रहा काफ़ी सालों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ अभी। ओके तो बच्चों की एजुकेशन से लेकर ये सारे एरिए संभाले हैं। जी जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूँ मैं, फ़ौज में तो हमने ट्रुप्स हैं, बिल्कुल सर। पर सिक्योरिटी तो फ़ौज के बाहर भी है। बिल्कुल हमारा जो सिविल पॉपुलेशन है जी। उनकी सिक्योरिटी कर, उनको पूरा मोटिवेट रखना ताकि वो भी सिक्योरिटी में काम आएँ, और वो सारा हम वो सारे प्रोग्राम करते हैं। जी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हाइफा की। आपने नाम सुना होगा हाइफा। जी हाइफा एक छोटा सा सिटी है, पोर्ट सिटी, इजराइल का पार्ट है। बिल्कुल है। जब पहली वर्ल्ड वार हुई थी, जी जी पहली वर्ल्ड वार में हमारी मैं तो 1914-18 की बात कर रहा हूँ। जी 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 तो हमारी फोर्सेस इंडियन की ये ब्रिटिशर्स के साथ थी, और ये फोर्सेस उसी एरिए में थी जहाँ इजराइल वाला पार्ट है। ओके सर। तो वहाँ ऐसा आ गया, हाइफा सिटी ऐसी आ गई बीच में जिसको कंट्रोल नहीं हो सकता था। जी वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता हाइफा सिटी को। ओके। उनके पूरे इंग्लिश ट्रुप्स हार गए, जी क्योंकि वो पहाड़ी है, पहाड़ी है, रिवर आ रिवर आ रहा रहा है, है। स्लशी एरिया है। जी और वो सिटी जो था वो तुर्कियों के पास, टर्क्स के पास, ऑटोमन एम्पायर के पास जी पिछले 400 सालों से थी। ओके वो छोड़ नहीं रहे थे वो। अच्छा। और वहाँ ऑस्ट्रियन थे, उन्होंने जी, गन जी। लगा रखी थी। तो फाइनली आके अंग्रेज़ों को इंडियन ट्रुप्स का पता था। जी जी वो कहने लगे कि इंडियन ट्रुप्स आप जाओ और किसी तरह से हाइफा को हमारे कब्जे में करवाओ। जी तब हमारी 3 फोर्सेस, 3 लांसर्स थे, जोधपुर लांसर्स, ओके मैसूर लांसर एंड हैदराबाद लांसर्स। ओके ये तीनों हमारे टुकड़ियाँ वहाँ पर थी। जी जोधपुर लांसर के जब कंपनी कमांडर थे तब दलपत सिंह, मेजर दलपत सिंह, बहुत बड़ा जी। नाम है, उनको विक्टोरिया क्रॉस भी मिला है। ओके सर। अनूप सिंह सेकंड लेफ्टिनेंट, ओके। यंग सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उनको विक्टोरिया क्रॉस वहाँ पर मिला है। और हमारे पास तब बंदूकें नहीं थी। जी। ये मैं पहली वर्ल्ड वार की बात कर रहा वॉर की बात हो हूँ। रही ये लांसर्स हैं। लांसर जी। के पास क्या होता है, घोड़े घोड़े। जी और बर्छे, लांस बोलते हैं बर्छा को। बिल्कुल सर। इनके पास घोड़ों और बर्छों से लड़ाइयाँ करते थे ये। जी जी और जब लोगों ने देखा कि इन्होंने पहाड़ियाँ चढ़नी हैं, आगे गन लगी है ऑस्ट्रेलियन की, जी उनके पास राइफल्स हैं उस जी। ज़माने की, बिल्कुल सर। और ये घोड़ों पे चढ़ के बर्छे लेके इन्होंने अटैक किया दोनों तीनों साइडों से, और पूरी की पूरा एरिया खाली करा लिया। ओके जो वहाँ पर लोगों ने देखा, उन्होंने कहा ऐसी बहादुरी तो शायद हमने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। जी अब ये जो चीज़ है हमें यहाँ शायद इंडिया में पता नहीं होगी। जी जी इज़राइल के जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं 4th और 5th के सिलेबस में आज भी, ओके आज भी बात कर रहा हूँ 2024 की भी, जी कि जब वो बहादुरी की एग्जाम्पलें देते हैं कैसे बहादुर होना चाहिए, कहते हैं मेजर दलपत सिंह जैसा बहादुर होना चाहिए, इंडियन सोल्जर जैसा बहादुर होना चाहिए।
तो ये कहानी हम सारे अपने स्टूडेंट्स को और सारे सोसाइटी को बताते हैं ताकि ये भी मोटिवेटेड रहें। बिल्कुल सर। ये हमारे सोल्जर एक बहुत बड़े कारनामे किए, दुनिया याद करती है उनको। जी, ये एक बड़ा ऐसा काम है इस टाइप का ये बड़ी अच्छी पहल है आपकी। हाँ, बहुत इसके लिए तो सोसाइटी के जितनी सराहना हो वो और कम पड़ेगी। पिछले साल ही हमने राजनाथ जी को इधर बुलाया था। जी तो हमने सोचा कि जो हमारे मार्टियर्स हो गए हैं, बिल्कुल सर। काफ़ी फैमिलीज यहाँ हैं, आपको पता है, आर्मी में, एयर फोर्स में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में। जी जी। हमने उनकी पूरी फैमिलीज को ऑनर करना चाहा। ओके। और हमने कहा कि ऑनर करने के लिए हम इंडिया का जो टॉप है डिफेंस में, तो राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर, जी जी, उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए। जी। तो वो जो जुलाई में हमारा विजय दिवस होता है जी, उस दिन आए 1500 मार्टर्स फैमिलीज, उसका हमने अरेंज किया। 16,000 हमारे जम्मू के सारे, मैं कन्वीनर था होल सारे प्रोग्राम का जी। और सारे 16,000 लोग उधर आके और 1500 फैमिली को ऑनर किया। ओके। अब राजनाथ जी तो 1500 को तो ऑनर नहीं कर सकते, आपने शॉल देना है, जी, उनको जी, कुछ जी, मोमेंटोस देने हैं। जी जी जी। हमने 100 रोज बनाई। ओके। पहली हर रो में 15-15 लोग। जी जी। पहली 15 को राजनाथ जी करेंगे और बाकी जो 99 है उसके लिए हमारे वाइस चांसलर, सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज, जितने जम्मू के बड़े बड़े लोग हैं, आर्मी के, एयर फोर्स के, सब बड़े बड़े लोगों ने हमारे 1500 लोगों जो मार्टर्स फैमिली हैं जी, उनको ये बताया कि आपका बेटा या आपका भाई या आपका फादर जो है वो देश के लिए कुर्बान हुए, हम आपकी अभी भी इज्जत करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको हो आप बताना। तो ये जज्बा पैदा करना लोगों में, उनमें एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि कोई भी मार्टर हो तो फैमिली अपने आप को एक अकेली ना महसूस करे। तो इस टाइप का ये फैंस का जो प्रोग्राम है, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अकेले या किसी के साथ जुड़ के ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की कि आपका अगर सोल्जर चला गया तो उसकी फैमिली को कभी भी आप ये महसूस नहीं होने देते हैं कि वो अब अकेले रह गए हैं। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे इशू हैं जिन पे मुझे बात करनी है। हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम घटा। रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे ईरान के राष्ट्रपति और रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। 2 हेलीकॉप्टर जो एस्कॉर्ट कर रहे थे, आपने भी कहा कि एस्कॉर्ट में गाड़ियाँ चलती, जो एस्कॉर्ट कर रहे थे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारे राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर कहां पर क्रैश कर गया। टर्की का ड्रोन आके लोकेशन बताता है कि देखिए यहाँ पे आपके राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। कहा जा रहा है तरह तरह की थ्योरियां, कोई कहता है कि ये हादसा है, मौसम खराब था, कोई कहता है कि मोसाद इसके पीछे है। मेजर जनरल एस.के. शर्मा सर को क्या लगता है, क्या हुआ है? नहीं, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ है। इंडिया के रिलेशन उनसे बहुत अच्छे थे, राइसी जी से बड़े अच्छे रिलेशन थे और प्रधानमंत्री जी उनसे, मोदी जी अभी थोड़े साल पहले 2 बार मिले उनसे। जी जी बिल्कुल। हाँ, एक एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी उनसे मिले, फिर जब ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी मिले थे और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन किए हैं जो कि हमारे रिलेशन पहले नहीं थे, बट कुछ सालों में। और आपने देखा 4 बाहर वहाँ पर भी पूरा पोर्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिला है। इंडिया तो हमारे रिलेशन बड़े अच्छे बन रहे थे और ये इनकी जो डेथ हुई है एक बहुत बड़ा हादसा, हमें भी दुख है। बिल्कुल सर। और इंडिया दुख पूरा जताता है पूरी पब्लिक के साथ। और एक दिन का पूरे कंट्री में मॉर्निंग रखा था। जब उनकी डेथ हुई तो एक दिन का मॉर्निंग, अभी उनका जनाजा कल ही जब निकला है, सुपुर्दे खाक किया गया उनको। तो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, आप इमेजिन करो कि हमारा कितना रिलेशन अच्छा है, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उस पब्लिक को। हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहाँ जाके रिप्रेजेंट किया और हमारे प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, सभी ने कंडोलेंस दी हैं। नो डाउट। तो ये हमारे कहने का मतलब हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन, और ये अच्छे रिलेशन पिछले काफ़ी कुछ सालों में बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं और हम चाहते हैं डेवलप रहें। पर क्योंकि इन दिनों ईरान का और इजराइल का काफ़ी टफ चल रहा है। अमेरिका जो है वो इजराइल की मदद करता है और ईरान को, वो दोनों आपस में इनकी तलखियाँ चल रही हैं, है ना? तो ईरान कुछ भी करे, अमेरिका सैंक्शन लगाना चाहता है उन कंट्रीज़ के ऊपर। हमें भी बोला है कि भाई अगर आप उनकी कोई मदद करो तो सैंक्शन लग जाएगी। तो ऐसा अभी काफ़ी थ्योरीज चल रही हैं, तो जो आई थिंक कमेटी बैठी ही वो निकालेगी कैसे इनकी डेथ हुई। पर अभी तो हादसा ऐसे ही लग रहा है कि फॉग थी और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पर यह कि हमें भी बड़ा नुकसान हुआ, जब मैंने बताया कि हमारे अच्छे रिलेशन थे उनके साथ।
तो आई होप रिलेशन कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। मैं पाकिस्तान को लेकर भी आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि देश में चुनाव भी चल रहे हैं, लेकिन इन चुनावों के बीच में रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तमाम जो हैं पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, पीओके की बात हो रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। क्या दोनों देशों के संबंध इन फ्यूचर कभी ठीक हो सकते हैं? क्योंकि अटल जी कहकर गए थे कि हम दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को आप नहीं बदल सकते हैं। इन फ्यूचर कोई चांसेस है या फिर ऐसे ही टेंशन चलती रहेगी हमेशा? नहीं, आपने ठीक कहा जो अटल जी ने बोला कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये फैक्ट है। और पाकिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा वाइटल पड़ोसी है। काफ़ी टाइम तक वो हमारी फेवर्ड नेशन में भी था, काफ़ी टाइम पहले। जी जी जी। लेकिन पिछले कुछ देर से जबकि ये टेररिज्म का इन्होंने फैला रखा है कश्मीर में जी, वहाँ टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं और कश्मीर में भेज के जी, ये इन्होंने बहुत बड़ा एक रैकेट, तो इसलिए हमारा उनके साथ बातचीत बंद हो चुकी थी। ओके। बट समहाउ अभी पिछले 4 सालों में हमने देखा है कि टेररिज्म ऐसे कंट्रोल कर दिया जी, जब से सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया पाकिस्तान के ऊपर। जी, हाँ, पुलवामा के बाद भी किया, उड़ी वाली भी हमने देखी है। और पाकिस्तान समझता है कि वो अपना वहाँ टेररिज्म नहीं फैला सकता। और जितने टेररिस्ट पाकिस्तान में थे बड़े बड़े जी, वो वहाँ ऑटोमेटिकली मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। कौन है उसके पीछे किसी को पता नहीं पता है, पर 20 ऑलरेडी मर चुके हैं जी, कल तक। जी जी। तो इसलिए टेररिस्ट वहाँ डरते हैं कि इंडिया में कुछ किया तो मारे जाएंगे। इवन मुशर्रफ जी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, वहाँ चीफ रहे हैं आर्मी के, जब दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद उनका रिकॉर्डेड बयान है कि भाई इंडिया को हम झट सस्ते में नहीं ले सकते। इंडिया बदल चुका है, एक बहुत बड़ी नेशन बन चुका है, तो इसलिए इंडिया में टेररिज्म वगैरह टेररिस्ट भेजना बंद करो। जी। तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी, एक तो ये बात, दूसरा पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी इकनॉमिकली गिर चुका है, बहुत चुका। आपने देखा कितनी स्ट्राइकें हो रही है पीओजे के में, उनके अपने लोग ही उनके अगेंस्ट हो गए हैं, सारे फ्रीडम मांग रहे हैं सारे, है ना। तो इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान बहुत डाउन आ चुका है, अपने लोगों में स्ट्राइक हो रही है जी, फ्रीडम फाइटर, और काफ़ी फ्रीडम फाइटर ये बोलते हैं हमें इंडिया के साथ मिला दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। टेररिज्म J&K में बहुत ख़त्म हो गया है जी। अभी पोलिंग जो 2-4 दिन पहले हुई, 68% हमने सुना नहीं कभी जी, क्योंकि पहले फारूक अब्दुल्ला जीते थे एक बार, 5% पोलिंग हुई थी। बिल्कुल। आप इमेजिन कर सकते हो, तो अपने ही लोग 5% ले आए और जीत गए। 68% पोलिंग जी। इसका मतलब सिचुएशन हमारी काफ़ी नॉर्मल है। आई अज्यूम कि और 1-2 साल तक हमारा बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन एक पड़ोसी और है आपका, चीन नाम है उसका। 2020 हमने देख चुके हैं, गलवान 2017 में, डोकलाम का भी जिक्र आपने किया, 2020 में हुआ, 2022 में यांगत्से में अरुणाचल प्रदेश में फिर कुछ वैसा ही हुआ। 21 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, अभी भी डिपसांग डेमचौक को लेकर टेंशन बनी हुई है। हाल ही में एक वीडियो और उसने जारी किया कि देखिए क्या कुछ गलवान में हुआ था। लेकिन एक चीज़ और भी है अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कि 18 महीने बाद उसने अपने एम्बेसडर को भारत भी भेजा है। तो ये भी एक पड़ोसी है, इसके साथ रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं सर? एक्चुअली जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2014 में आए थे, जी जी, तो इन्होंने इनवाइट किया था चाइना के प्रेसिडेंट को, बिल्कुल सर, जिनपिंग शी को। तो वो यहाँ आए थे, पहला गुजरात में मीटिंग आपने देखा होगा, झूले में झूलते हुए। जी 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 जी। तो मोदी जी ने अच्छे रिलेशन शुरू किए। बिल्कुल सर। फिर मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना में भी चले गए। बिल्कुल सर। उसके बाद दूसरी बार 2016 में भी आए थे जी, जिनपिंग यहाँ पर आए थे प्रेसिडेंट, यहाँ SCO कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी गोवा में अटेंड की, अच्छे रिलेशन थे। पर जब से भूटान का डोकलाम का किस्सा हुआ है और उसके बाद गलवान वैली का आपने बोला है लद्दाख साइड में, बिल्कुल सर, जिसमें हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए हैं, हमारा क्योंकि इंडिया में सिस्टम ओपन है, ओके, एक भी सोल्जर इंजर होता है, एक भी सिविलियन इंजर होता है तो उसकी पूरी न्यूज़ सब जगह। वेयर वहाँ चाइना क्लोज सोसाइटी है, ग्रेट वॉल है, क्लोज सोसाइटी है, कितने इंजर हुए, कितना उनके लोग की डेथ हुई, कैजुअल्टी, वो किसी को नहीं बताते जी। पर वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल सर, कि इंडिया एक तो डोकलाम में इसने रोक दी इंडिया ने, और दूसरा यहाँ हमारे 20 फौजी शहीद होके भी, और उन्होंने मतलब सारे का सारा चाइना का एक पैरेलल ला दिया इंडिया के। चाइना से एक
सुनने का आदी नहीं है। उसको ओके। लगता है कि इस एरिया का बॉस मैं मैं हूँ, एक एरिया में अमेरिका है, दूसरे एरिया में मैं हूँ। जी। अब उसको इंडिया एक अपना कॉम्पिटिटर लगता है। ठीक है। तो इसलिए ये जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे पेंगोंग से लेके सारे पॉइंट हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट, जी। सारे एरिया में कुछ ना कुछ, बट मुझे क्या लगता है कि एक बातचीत अच्छी चल रही है जी। और ये रंग लाएगी और ये इनको महसूस भी करवा देगी कि इंडिया जो है आज की डेट में वर्ल्ड पावर है और चाइना का मुकाबला, और अगर चाइना में भी सर्वाइव करना है जी। तो उसको इंडिया के साथ चलना पड़ेगा। क्या इंडिया टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? CDS एनी टाइम, एनी की बात करके गए थे। क्योंकि हमारी माउंटेन कोर्स बन चुकी हैं। ओके। पहले माउंटेन कोर्स बड़ी कम थे, लेकिन जी। जब से ये डोकलाम और गलवान का माउंटेन कोर्स बन चुके हैं, हमारी पूरी फोर्सेस, दैट मीन चाइना, ओके। पाकिस्तान तो वी डोंट सी, वो तो हमारा छोटा सा लगता है। बिल्कुल। चाइना पार्ट, अभी कल परसों ये जो हमारे जहाज उतरने का नाइट विजन कैपेबिलिटी अचीव की, पता नहीं आपने देखा होगा न्यूज़, है ना, जो नाइट विजन कैमरे से रात को भी हमारे जहाज वहाँ लैंड कर सकते हैं। जी। ये कैपेबिलिटी शायद चाइना के पास भी ना हो। ओके। तो दैट मीन्स हमारी पूरी फोर्सेस वहाँ पर, सड़कें हमारी एंड तक पहुँच गई है, जी। बिल्कुल लास्ट तक का जो पोस्ट है वहाँ तक सड़कें पहुँच गई है। ठीक है सर। तो अब बस एक आखिरी पॉइंट है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, वो भारत और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर है। अमेरिका एक ऐसा देश जिसके साथ भी रहा उसको उसने धोखा दिया है, आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम एक झुकाव देख रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी का अमेरिका की तरफ। हम कितना ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर कर सकते हैं? एक्चुअली अमेरिका से हमारे इतने अच्छे रिलेशन तो ज़्यादा ठीक नॉर्मल रिलेशन रहे, क्योंकि हम झुकाव हमारा रशिया की तरफ रहा था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जी जी, ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, जी जी, बाइडन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे, और ये मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं। और अगर बाइडन ये भी कहता है कि अगर ये इस कंट्री में, अगर ये दुनिया में पीस फैला सकते हैं तो हमारे मोदी जी हैं जो पीस फैला सकते हैं। तो अभी तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वी शुड नॉट डाउट। हाँ, ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और ईरान के वहाँ पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं जी, तो उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं, जो कंट्री ईरान की मदद करे जी, पर ऐसा करेंगे नहीं वो। तो हमारे इसलिए रिलेशन जो है हमारे अच्छे, हमें नहीं लगता वो धोखा देगा। मुझे एज ए पर्सन जी, मुझे नहीं लगता वो इंडिया को, मुझे नहीं, जैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रस्ट डेवलप किया है अपना जी जी, वो कहता है मैं खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, ये 140 करोड़ लोग हैं। ओके, इतना, तो ये जब देखे सारे डरते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बेईमानी करेगा इंडिया के साथ। ठीक है सर, ये थे हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल SK शर्मा सर, जिन्होंने तमाम बातें रखी हैं। बहुत अहम बात उन्होंने कही कि 2 फ्रंट की क्या बात, 2.5 फ्रंट के लिए इंडियन आर्मी तैयार है, और जिस प्रकार से ट्रेनिंग हमारी चल रही है, अगर आने वाले वक्त में जंग भी होती है तो विजय भारत की ही होगी। तो डिफेंस टॉक में आज मेरे साथ इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।